दोस्तों आज हम बात करेंगे कैमरे के मैनुअल मोड के बारे में। दोस्तों देखो, सबके पास आजकल डीएसएलआर कैमरा है या मिररलेस कैमरा है या यहाँ तक कि मोबाइल फोनों में भी आजकल मैनुअल मोड दिए जाने लगे हैं। तो हर कोई चाहता है कि यार मैनुअल मोड कैसे यूज करते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे, कैसे आप इजीली मैनुअल मोड को यूज कर पाएंगे, कैसे आप उसकी प्रैक्टिस करके आप उसके अंदर प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है उसके अंदर है शटर स्पीड, दूसरी है अपर्चर सेटिंग और तीसरी है आईएसओ सेटिंग। इन तीन सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब कैमरे को यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर शटर स्पीड का ऑप्शन है, यानी कि एस मोड दिया हुआ होगा। जब आप एस मोड का यूज करेंगे और आप जब शटर स्पीड को बढ़ाएंगे, जब आप देखेंगे कि आप एस मोड को जो मूव करेंगे डायल को, आप देखेंगे कि जब आप शटर स्पीड को घुमा रहे हैं और अगर आपने शटर स्पीड ज्यादा रखा, यानी कि 50 से ऊपर का शटर स्पीड रखा, तो आप देखेंगे कि मोशन जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है। यानी कि शटर स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना मोशन स्टॉप हो जाएगा, और शटर स्पीड जितना कम रखेंगे उतना ही उसका उल्टा यानी कि मोशन ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि आप चाहते हो कि पानी की जो बूंदे हैं वो दिखाना चाहते हो एक झरने में से, तो आप शटर स्पीड को ज्यादा रख देंगे तो पानी की एक एक बूंद आपको अलग अलग नजर आएगी। लेकिन अगर आप शटर स्पीड को कम रख देंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो बहता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर शटर स्पीड ज्यादा रखने से मोशन स्टॉप हो जाता है और शटर स्पीड कम रखने से मोशन ब्लर नजर आता है। यानी कि अगर आप एक कार को चलता हुआ दिखाना चाहते हैं, उसके पहियों को मूव होता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो आप शटर स्पीड को कम रखेंगे, आप देखेंगे कि पहिए जो है वो आपको मूव होते हुए यानी कि हल्के से ब्लर नजर आएंगे। और जब शटर स्पीड ज्यादा रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो टायर है वो आपको टॉप नजर आएंगे। यानी कि शटर स्पीड ज्यादा रखने से आपका जो टायर्स हैं, जो कार है वो रुकी हुई नजर आएगी, और शटर स्पीड कम रखने से आपको कार चलती हुई यानी कि ब्लर नजर आएगी। जितना कम रखिए उतनी ज्यादा ब्लर नजर आएगी, जितना ज्यादा रखिए उतनी ज्यादा आपकी कार जो है वो रुकी हुई नजर आएगी। तो शटर स्पीड से बेसिकली क्या होता है, ज्यादा करने से मोशन स्टॉप और कम करने से मोशन ब्लर। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा शटर स्पीड कर देते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा शटर स्पीड करने से अगर आपके पास लाइट्स कम है, आप देखेंगे कि शटर स्पीड ज्यादा करने से डार्कनेस जो है वो फोटोग्राफी में बढ़ती जा रही है। आप शटर स्पीड को कम रखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। यानी कि शटर स्पीड लाइट्स के अकॉर्डिंगली भी यूज होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक तो लो लाइट सिचुएशन है, ऊपर से आपने शटर स्पीड को कम कर दिया तो आप देखेंगे ब्राइटनेस तो बढ़ गई लेकिन ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी लाइट्स है आपके पास, अकॉर्डिंगली शटर स्पीड को आप रखेंगे, तभी आपको वो बेटर रिजल्ट दे पाएगा। यानी कि शटर स्पीड जो है वो बेटर रिजल्ट तब दे पाएगा जब आप अकॉर्डिंगली रखेंगे उसको, कि इतनी लाइट्स है उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ता है आपको। एग्जाम्पल के लिए आप धूप में अपना कैमरा यूज कर रहे हैं, हैवी सनशाइन है, धूप है, उस टाइम पे अगर आप शटर स्पीड यूज कर रहे हैं तब तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप देखेंगे कि अगर आप ऑटोमेटिक मोड भी यूज करते हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिक मोड पर देखेंगे कि जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं धूप के सिचुएशन पे, हाई ब्राइटनेस की सिचुएशन पे, तब देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ही वो शटर स्पीड को बढ़ा देता है जिससे कि मोशन स्टॉप नजर आता है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा धूप है, अच्छी खासी लाइट्स है, तो आप ज्यादा शटर स्पीड करके फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं मोशन को स्टॉप करने के लिए। और अगर आपके पास जो है लाइट्स कम है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी लाइट्स है। मैं आपको एक नॉर्मल जो है शटर स्पीड बता देता हूँ। मतलब क्योंकि हम ह्यूमन है, हमें जो है हम सांसें लेते रहते हैं, तो हम जब फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो हमें हाथ को स्टेबल रखना पड़ता है। अगर हम बिना ट्राइपॉड के फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो 1/60 से कम का शटर स्पीड नहीं रखना चाहिए। वो अलग बात है कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्टेबल है या आप कुछ बहुत ज़्यादा स्टडी हाथ है आपके, तो भी 30-40 से कम तो रखना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूँगा कि 60 से कम नहीं रखना चाहिए, 1/60 से कम का शटर स्पीड नहीं रखना चाहिए अगर आप बिना ट्राइपॉड के फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। तो ये होता है शटर स्पीड। ज्यादा रखने से मोशन स्टॉप, कम रखने से मोशन ब्लर। ज्यादा रखने से आपका ब्राइटनेस जो है वो कम होगा, डार्कनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, और कम रखने से आपको ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और डार्कनेस कम हो जाएगा। तो ये होता है शटर स्पीड। इसके अलावा दूसरी चीज क्या आती है, वो होती है अपर्चर सेटिंग। यानी कि अपर्चर सेटिंग जिसको आप कम कर रखते हैं, अपर्चर नंबर को कम रखते हैं तो बड़ी ओपनिंग मिलती है। मतलब आपको जो लेंस होता है वो ज्यादा ओपन हो जाता है, उसमें लाइट ज्यादा मिलती है जब अपर्चर नंबर को कम रखते हैं। तो कम अपर्चर नंबर जब आप रखेंगे, ये आपको मिलेगा ए मोड के अंदर। ए मोड में मिलेगा आपको अपर्चर नंबर, अपर्चर सेटिंग्स।
अपर्चर पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब अपर्चर सेटिंग को घुमा रहे हैं तो एफ नंबर कम या ज़्यादा हो रहा है। जब आप एफ नंबर को कम करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट ज़्यादा मिल रही है सेंसर को और ब्राइटनेस बढ़ रही है आपकी फोटोग्राफ में। जब आप एफ नंबर को ज़्यादा रखेंगे तो आप देखेंगे कि फोटोग्राफ में हल्की सी डार्कनेस जो है वो बढ़ रही है। तो एफ नंबर कम रखने से ब्राइटनेस, ज़्यादा रखने से डार्कनेस, लेकिन एफ नंबर को कम रखने से आपको मेन एडवांटेज ये मिलता है कि आपको बोका इफेक्ट, जिसे कि बैकग्राउंड डिफोकस भी कहते हैं, जिसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, यानी कि तीन चीजें बोलते हैं इसको। एक आपका कहते हैं बोका इफेक्ट, एक कहते हैं बैकग्राउंड डिफोकस और एक कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप अपर्चर नंबर को कम रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैकग्राउंड डिफोकस होता जा रहा है। यानी कि एग्जांपल के लिए आपने अगर 5.6 मिनिमम अपर्चर रखा हुआ है, फुल जूम कर रखा है अपने कैमरे में, और आपने 5.6 अपर्चर नंबर रखा हुआ है, तो आप देखेंगे किसी सब्जेक्ट पर आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो वो जो है क्लियर आ रहा है और बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। तो बैकग्राउंड ब्लर होता है जब आप शटर अपर्चर नंबर को कम रखते हैं। वहीं पर सेम जूम पर सेम सिचुएशन पे अगर आप अपर्चर नंबर को आप अगर कर देते हैं अराउंड 10, 11, 12, तो देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपर्चर नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों फोकस होते जा रहे हैं। यानी कि आपको फ्रंट भी और बैकग्राउंड दोनों क्लियर नजर आ रहे हैं। जब आप अपर्चर नंबर कम रखते हैं तो बैकग्राउंड डिफोकस हो रहा है। जब आप अपर्चर नंबर को बढ़ा देते हैं तो बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों पे फोकस चला जाता है। यानी कि अपर्चर नंबर आपका बैकग्राउंड डिफोकस के काम आता है, या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड जिसमें कि फ्रंट एंड बैक दोनों फोकस में हो रहे हैं। यानी कि लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों फोकस में है, और अपर्चर नंबर कम यानी कि बैकग्राउंड डिफोकस नजर आएगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड डिफोकस नजर आए, अपर्चर नंबर कम रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रंट एंड बैक दोनों फोकस में हो जाए तो आप अपर्चर नंबर ज्यादा रखेंगे, जिससे फ्रंट एंड बैक दोनों फोकस में आ जाएंगे। लेकिन इसके टाइम पे भी आपको लाइट देखनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि लाइट्स बहुत कम है और आप लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए अपर्चर बढ़ा दे रहे हैं। नॉर्मली आजकल जो ज्यादा पॉपुलर चीज है वो ये है कि लोग बैकग्राउंड डिफोकस ज्यादा करते हैं। तो अगर आपके पास लाइट्स कम है तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप अपर्चर नंबर कम रखेंगे तो लाइट ज्यादा मिलेगी सेंसर को। तो यहाँ पे आपका शटर स्पीड और अपर्चर दोनों को अगर आप यूज करना चाहते हैं एक साथ, तो आप जब मैनुअल मोड पे यानी कि एम मोड पे जब आप आते हैं तो दोनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एम मोड पे जब आप आएंगे तो आप उसके अंदर शटर स्पीड और अपर्चर दोनों को यूज कर सकते हैं। कई कैमराज में डिफरेंट डायल्स होते हैं शटर स्पीड और अपर्चर के। अगर आप 80D कैनन का 80D या फिर सोनी का अल्फा 6000, सोनी का आपको भी कोई भी मिररलेस कैमरा ले लीजिए, उनमें आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट डायल दिया हुआ है शटर स्पीड और अपर्चर का। जैसे कि जो रिंग होती है, जो नीचे रिंग दी हुई है आपको थंब के साइड में, उसमें आपको दिया हुआ होता है शटर स्पीड का सेटिंग। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसको वैसे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो आपकी होती है शटर स्पीड की। जब आप नीचे की तरफ डायल घुमाते हैं मिररलेस सोनी के कैमरास के अंदर, मेनली अल्फा 6000 से लेकर 6400 वगैरह, इन सब में आपको रिंग मिल जाएगा नीचे की तरफ। और जब आप कैनन निकॉन के DSLRs में आ जाएंगे उसमें भी आपको हाई एंड कैमरों में जब आप जाते हैं जैसे 80D वगैरह, उसमें आपको डिफरेंट डायल मिल जाएंगे। शटर स्पीड और अपर्चर के अलग अलग डायल्स होंगे। लेकिन निकॉन के D5600, 200D जो बेसिक कैमरा है, 80D से नीचे आप ले लीजिए कैनन के कैमरास, या फिर आप ले लीजिए निकॉन के D7 सीरीज से नीचे ले लीजिए, तो उसमें एक ही डायल होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही डायल से आप शटर स्पीड को घुमा रहे होते हैं। अगर आपको अपर्चर चाहिए होता है तो एक बटन दिया होता है प्लस माइनस करके, उसको प्रेस करके आपको घुमाना होगा, तब वो अपर्चर का काम करेगा। यानी कि आपको एक ही डायल पे घुमाना पड़ता है। तो ये था डायल के बारे में बता रहा था मैं आपको कि कौन सा डायल यूज करना होता है आपको। तो आप जब शटर स्पीड को घुमाएंगे कैमरे के अंदर कभी भी, तो आप देखेंगे 1/, में जो नंबर है, यानी कि 1 सेकंड में कितना भाग होता है वो एक्चुअली कितना पार्ट है वो शटर का, तो 1/, वाला नंबर जब घूम रहा है तो यानी कि शटर घूम रहा है, आपका शटर स्पीड जो है वो आप चेंज कर रहे हैं। तो और जब आप एफ नंबर को घुमा रहे हैं, यानी कि एफ नंबर जब चेंज हो रहा है, आप देखेंगे स्क्रीन पर अपने कैमरे के, तो आप देखेंगे कि एफ नंबर कम या ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि अपर्चर नंबर जो है वो कम या ज्यादा हो रहा है। तो जब आप शटर स्पीड और अपर्चर को एक साथ यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि द वे यू वांट टू यूज, मतलब जिस तरह से आप यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मोशन स्टॉप हो जाए
और बैकग्राउंड डिफोकस हो जाए, तो आप उस तरह से उस अकॉर्डिंगली आप शटर स्पीड और अपर्चर यूज कर सकते हैं सेम सिचुएशन पे। जैसे आपने रखा है कि भाई 1/60 का शटर स्पीड रख दिया और आपने रख दिया 5.6 का अपर्चर सेटिंग, फुल जूम कर दिया, तो इनके बैकग्राउंड डिफोकस हो रहा है, ठीक ठाक लाइट्स भी आ जा रही है आपकी फोटोग्राफ में। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा कर शटर स्पीड करके, कम अपर्चर नंबर करके, ये आप कॉम्बिनेशन में एम मोड पे यूज़ कर सकते हैं। एम मोड पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे आप उन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप फेसबुक में ग्रुप्स बना रखे हैं आपने, या आप किसी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप देखेंगे कि उन लोगों ने किस तरह की फोटोग्राफ क्लिक कर रखी है, कितना शटर स्पीड यूज़ किया हुआ है, कितना अपर्चर यूज़ किया हुआ है। आप उसकी प्रैक्टिस करके, उनकी कॉपी करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भैया इतनी इतनी शटर स्पीड रखने से ऐसी फोटोग्राफ आ रही है, इतना अपर्चर नंबर रखने से इतना आपका फोटोग्राफ आ रहा है। ठीक है, बेसिकली जो शटर स्पीड होता है वो तो 1/4000 तक दिया हुआ होता है, और इतना बहुत होता है, मतलब मोर देन इनफ होता है मुझे लगता है। और अपर्चर नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं लेंस के थ्रू, मतलब डिफरेंट लेंस लगा कर ना आप अपर्चर नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1/8 वाला फोकल लेंथ वाला अपर्चर वाला लेंस ले लिया है आपने, या आपको डिफरेंट लेंस लेंगे, जैसे कि 50mm 1.8 लेंस ले लिया आपने, उसमें देखेंगे बैकग्राउंड की फोकस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसमें 1.8 तक आप जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ होती है। और शटर स्पीड जो होती है वो तो कैमरे का फीचर होता है, बहुत हाई एंड कैमरा लेते हैं तो उसमें 1/8000 भी दिया हुआ था आपको, लेकिन मुझे लगता है कि 1/4000 ही बहुत होता है, क्योंकि अगर आपको लाइट्स ही कम चाहिए, आपको ज़्यादा ही डार्कनेस करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपर्चर नंबर को बढ़ा भी सकते हैं और उस हिसाब से शटर स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, तो डार्कनेस वैसी मिल जाएगी, आईएसओ, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है शटर स्पीड और अपर्चर सेटिंग के बारे में बेसिकली। अब मैं बात करता हूँ आईएसओ नंबर के बारे में। आईएसओ क्या होता है? आईएसओ जो होता है ना वो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि अगर आप आईएसओ यूज कर रहे हैं कैमरे का, अगर आपने आईएसओ जो है कम कर रखा है कैमरे का, तो आप देखेंगे कि दो इफेक्ट मिलेंगे उसके भी। आईएसओ नंबर कम करने से आपको डार्कनेस मिलती है, आईएसओ नंबर बढ़ाने से आपको ब्राइटनेस मिलती है। मेनली ये डार्कनेस और ब्राइटनेस के लिए यूज होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना कम आप आईएसओ नंबर रखेंगे उतनी ज़्यादा डिटेल मिलेगी आपको फोटोग्राफ में, और जितना ज़्यादा आप आईएसओ रेंज रखेंगे, आईएसओ नंबर रखेंगे, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस तो आएगी, लेकिन डॉट 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 यानी कि नॉइज़ आएगा आपकी फोटोग्राफ में। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यार फ्लैश नहीं मार सकते आप, और आपने अपने शटर स्पीड और अपर्चर को फुल यूटिलाइज कर लिया है, आप फ्लैश नहीं मार सकते ऐसे सिचुएशन, जैसे कि आप बेबी की फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं और लाइट्स प्रॉपर नहीं है और आप फ्लैश नहीं मारना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप आईएसओ नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर आईएसओ को नॉर्मल कैमरा में 1600 से ऊपर बढ़ाएंगे तो फोटोग्राफ में नॉइज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि शटर अपर्चर आपने अपने अकॉर्डिंग रख लिया है, लाइट्स के अकॉर्डिंग रख लिया है आपने, लेकिन आपको आईएसओ नंबर को कम या ज़्यादा करना ही पड़ेगा ब्राइटनेस के लिए, उस टाइम पर आप आईएसओ बढ़ा सकते हैं। और ये होता है आईएसओ रेंज। आईएसओ नंबर, आईएसओ रेंज कम रखने से डिटेल बढ़ जाती है आपकी फोटोग्राफ में, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास प्रॉपर लाइट्स है तो जितना कम हो सके आप आईएसओ रखिएगा। आईएसओ कम रखने से आपकी फोटोग्राफ में डिटेल बढ़ जाएगी, यानी कि डिटेल ज़्यादा आएगी। जूम करेंगे, आप देखेंगे डिटेल ज़्यादा आ रही है, आप आईएसओ नंबर बढ़ा के फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, उस फोटोग्राफ में जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फोटोग्राफ है उसमें नॉइज़ आ रहा है, डॉट 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 ये आ रहे हैं। तो जितना कम हो सके उतना आईएसओ में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी फोटोग्राफ में डिटेल ज़्यादा आए, नॉइज़ कम आए। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, अगर आपका लाइट्स वगैरह कम है तब उस हिसाब से यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने कैमरे का शटर स्पीड और अपर्चर फुल यूटिलाइज कर लिया है, आपको लगता है कि इससे कम शटर स्पीड रखने से आपकी फोटोग्राफ ब्लर आ सकती है, आपका जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ क्लिक करें एनिमल या बर्ड की, उसकी फोटोग्राफ ब्लर आ सकती है, या लो लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं आ सकती है, अपर्चर नंबर ही फुल यूटिलाइज कर लिया आपने, तो उस टाइम पे आप आईएसओ नंबर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम आपका जो फोटोग्राफ है वो मतलब आप सामने सब्जेक्ट को देख पाएँ। आप उस टाइम पे फ्लैश नहीं मार सकते, ऐसा सिचुएशन है जिससे कि जो आप बर्ड की फोटोग्राफ कर रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, उसका जो है ध्यान जो है आपकी तरफ ना जाए, तो आप आईएसओ नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आईएसओ नंबर जो होता है वो बढ़ाने से आपको लाइट्स मिल जाएगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस में आईएसओ नंबर कम करने से आपको डिटेल मिल जाएगी, प्रॉपर लाइट्स के सिचुएशन में आप अकॉर्डिंगली आईएसओ नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बताई मैंने आपको, एक शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। शटर स्पीड को कम रखने से आपको ब्लर मिलता है, ज़्यादा रखने से आपको जो है मोशन स्टॉप हो जाता है। शटर स्पीड कम रखने से आपको लाइट ज़्यादा मिलती है, शटर स्पीड ज़्यादा रखने से आपको
जो है डार्कनेस बढ़ जाती है। तो ये चीज़ होती है। अपर्चर नंबर कम रखने से बैकग्राउंड डिफोकस होता है, अपर्चर बढ़ाने से बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस हो जाते हैं। अपर्चर कम रखने से लाइट ज़्यादा मिलती है, अपर्चर ज़्यादा रखने से आपको जो है फ्रंट एंड बैक दोनों में फोकस हो जाता है और डार्कनेस मिलती है। आईएसओ नंबर कम रखने से डिटेल बढ़ेगी, आईएसओ नंबर ज़्यादा रखने से नॉइज आएगा, कम रखने से आईएसओ को आपको लाइट्स कम मिलेगी, ज़्यादा रखने से आपको लाइट ज़्यादा मिलेगी। तो देखा जाए तो ये कोई, आप मान लीजिए आप कोई खाना पका रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं। अब आप जब चाय बना रहे हैं तो आपको चाय पत्ती, चीनी, दूध सब प्रॉपर मिक्स करना पड़ेगा, सब सही से देना पड़ेगा, पानी भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर पकाना भी पड़ेगा। तो इसी तरह से शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ है वो इस हिसाब से होना चाहिए हर फोटोग्राफ में कि एंड ऑफ द डे जो टेस्ट आए, फोटोग्राफ का जो टेस्ट आए, कि लुक जो है फोटोग्राफ की, फोटो जो है दिखने में अच्छी लगे, नॉइज ना आए, डिटेल आए और आप अपने हिसाब से अपना आर्ट भी दिखा पाए फोटोग्राफ के अंदर। तो ये चीज़ होती है शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ रेंज। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। Exposure does not refer to too much exposure to the sun for your skin, but it does refer to too much or not enough exposure to light. An excellent way to understand the three core elements of exposure is to use the triangle of exposure. Three elements must work together to create a well or evenly exposed image, and they are aperture, shutter speed, and ISO. If one element is not set correctly, for instance aperture, then over or under exposure will occur. Shutter speed. Shutter speed controls how long the light comes through the lens aperture and onto the camera's digital sensor. The longer it takes for the shutter to close, the longer the light will fall onto the sensor. The faster the shutter, the less time light can fall onto the sensor. Basically, this is what shutter speed does. It controls the amount of time light can fall onto the sensor. Artistically, shutter speed can control motion. Whether we want to freeze motion or blur motion, our shutter speed is the portion of exposure that will control whether a picture is blurred or frozen. ISO. ISO is the measure of sensitivity to light for the camera's sensor. The sensor in any digital camera is the light-sensitive plate which records wavelengths of light filtered through the lens to build the picture. The higher the sensitivity of the sensor, bigger the number, the less time or less amount of light it needs for the picture to be recorded. The less sensitive to light it becomes, the more light or more time is needed to record a picture. The ISO is adjustable in most digital cameras, from a range of 100 to 3600 depending on the model. Using a high ISO means you can capture a photo in low light without the need for a flash. However, the higher the ISO, the more noise or grain can occur. ISO stands for International Standards Organization and is a useful option for shooting in challenging environments where you can't control the ambient light or fire a flash. Aperture. Aperture is a circular opening in the lens that is adjustable from a small circle to almost as large as the lens itself. We adjust the diameter to allow more or less light to hit the digital sensor. Think of window blinds as your aperture, and the inside wall opposite the blinds as the camera's sensor. Opening the blinds lets more light stream through, and the wall gets brighter. Another way is to imagine aperture as your eye's iris, adjusting to a larger and smaller diameter depending on the brightness of what you might be looking at. Have you ever seen a movie where the character is being filmed with an infrared camera? Their eyes are large and black, right? This is because the eye's irises open wide to allow more light into the eye to make out a picture in the dark. Next time you're out on a sunny day, take a look at a friend's eye and you'll see the pupil is very small. This is because it's very bright and the iris has to reduce the amount of light entering the eye to build a picture. And to stop permanent eye damage, of course. Depth of field. What is depth of field? DOF, or depth of field, is the amount of photograph that's in focus. Large depth of field means that most of your image will be in focus in terms of distance within the image, where both the foreground and background are mostly in focus. A deep depth of field is typically taken using an aperture of f16 and upwards.
A shallow depth of field means that only part of the image will be in focus, and the rest will be soft or out of focus. Again, in terms of distance, only part of the picture is clear. Shallow depth of fields tend to be taken with an aperture of f4 and lower. It's important to remember when capturing landscapes, details in the foreground can be out of focus. This is because the shift in depth of field can give us a focus depth of about 30 centimeters. What appears outside of that 30 centimeter depth becomes out of focus. Aperture priority, AV mode. To really get to know what you can do with aperture, we're going to switch the mode wheel to AV. AV stands for aperture value or aperture priority, depending on your camera's model. Basically, they mean the same thing. This mode lets you choose the aperture and control the depth of field, informing the camera to then take control over the other exposure settings automatically. This semi-auto mode is an excellent way to control depth of field, as it will ensure your images are well exposed and you can concentrate on creativity without much concern for exposure. For shallow depth of field and soft backgrounds, select a large aperture. The smaller the number, the larger the aperture. Try taking a few shots with different apertures to see how it affects the background of your shots. Shallow depth of field. A technique that many photographers use to create that wow factor is to shoot with a shallow depth of field. This method isolates part of the shot in focus while throwing elements in the background and sometimes in the foreground out of focus and into blur. To get a shallow depth of field like this, select a small f-stop, small number, big hole, and try to zoom in and focus on what's most important in the frame instead of physically getting close to your subject. Deep depth of field. Another technique to get good results in your photography, particularly with landscapes and architectural photography, is to use a deep depth of field. In doing so, you're allowing the whole of the image to be in focus from the foreground to the background. This is perfect for large scenes that have plenty of detail. To get a deep depth of field, use a large f-stop, big number, small hole, and try to use a wide lens. Zoom out. By doing so, you'll get a better result. Top tip. Focus 1/3 into the frame of the scene. This will ensure you have equal depth of focus from the foreground to the background.